पैसों को लेकर प्लानिंग करना बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो आपके बड़े आर्थिक लक्ष्य हो या फिर रोजमर्रा के खर्च। और ये प्लानिंग होगी कैसे? जाहिर है एक सही फाइनेंशियल गाइड की मदद से, और यही काम आता है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए देखते हैं क्या है खास आज के शो में। समझाएंगे आपको फंड की स्टार रेटिंग का मतलब और निवेशकों के लिए कितनी फायदेमंद होती है ये रेटिंग। माता पिता के लिए फैमिली फ्लोटर ले या इंडिविजुअल प्लान रहेगा सही। बाजार में अगर एंट्री करने जा रहे हैं तो पहले निवेश में किन बातों का रखें ध्यान। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम करेंगे योर मनी में चर्चा, और आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के गजेंद्र कोठारी। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, और आज सबसे पहले आपको समझाएंगे कि फंड्स पर जो स्टार रेटिंग होती है उसका मतलब क्या होता है। अगर आप कोई फंड खरीदने जाए तो कितना जरूरी है इस तरह की स्टार रेटिंग को ध्यान में रखना और फंड खरीदने का निर्णय लेना। तो गजेंद्र जी, सबसे पहले ये बताएं कि फंड्स पे स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है। आम निवेशक स्पेशली योर मनी में जो सवाल पूछते हैं हमें दर्शक, उसमें ये कहा जाता है कि फंड की परफॉर्मेंस तो देखनी ही चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि फंड पर जो स्टार मार्क होता है उसका मतलब क्या होता है। जी कविता जी, बिल्कुल। जो नॉर्मली अक्सर हमने देखा है कि लोग सिर्फ इन्वेस्टर्स जो हैं खाली फंड का परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और बहुत सारे अन्य फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, तो उनसे उनको एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलता है। तो जो ये स्टार रेटिंग्स है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज करती है, मनी कंट्रोल की स्टार रेटिंग्स है, वैल्यू रिसर्च की है, मॉर्निंग स्टार की है, ये एक काफ़ी इंडिकेटिव चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को बताती है कि फंड का ओवरऑल जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे ये फंड कैसे खरा उतरता है। आज की बात अगर हम देखें, इक्विटी फंड्स में लगभग 3000 स्कीम्स हैं। एक रिटेल निवेशक को बहुत मुश्किल होती है उनमें से चूज करना कि कौन सी अच्छी है। तो ये जो काम है, ये एक्सपर्ट्स इन सारे पैरामीटर्स को एक साथ में करके आपको एक कंसोलिडेटेड रेटिंग देते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 स्टार है तो यानी कि बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है पिछला, और अगर 5 स्टार है तो फंड ने काफ़ी अच्छा किया है बहुत सारे पैरामीटर्स पे। और ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? सिंपल सा है, 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो कि एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत मुश्किल होता है उनको जानना कि क्या है कि फंड का AUM क्या है, फंड मैनेजर का हिस्ट्री क्या रहा है, फंड मैनेजर्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है और एक्सपेंसेस क्या रहते हैं। तो ये जो 4-5 पैरामीटर्स होते हैं, ये स्टार रेटिंग्स उनको क्लब करके उनको वेटेज देती है और एक स्टार निकालती है, उससे एक स्टार 2 स्टार 3 स्टार या 4 स्टार निकलता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए वो स्टार देखने से उनको एक लमसम पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए। अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ दूसरे शब्दों में, तो अगर आप जोमेटो वगैरह वेबसाइट देखते हैं या बाकी और फूड वेबसाइट देखते हैं, तो वो लोग भी रेटिंग्स देते हैं, जैसे मिशलिन स्टार रेटिंग्स रेस्टोरेंट्स की होती है, तो उससे पता चलता है कि रेस्टोरेंट कैसा है, उसके खाने का क्वालिटी, एम्बियंस वगैरह कैसा है, स्टाफ कैसा है, रेट्स वगैरह कैसे हैं। तो सेम चीज ये इन्वेस्टमेंट्स में भी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर स्टार रेटिंग के अलावा फंड की परफॉर्मेंस और साथ ही हमें फंड मैनेजर की डिटेल्स भी निकालनी चाहिए, उस पर भी रिसर्च करना चाहिए, या केवल स्टार रेटिंग्स पर ही हम फंड खरीदने का, उसमें निवेश करने का निर्णय ले सकते हैं। कविता जी, ये सारे जो पैरामीटर्स है वो एक्चुअली में स्टार रेटिंग्स में कैप्चर हो जाते हैं, क्योंकि आजकल की जो कंपनी जो स्टार रेटिंग्स निकालते हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रहती है, जो लास्ट 3 साल 5 साल 7 साल का परफॉर्मेंस और बहुत सारे अदर पैरामीटर्स देख के ही वो एक रेटिंग्स कंपाइल की जाती है। तो अगर आप रेटिंग्स के ऊपर जाएं तो आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है, 90-95% मिल जाती है। एक अच्छी बात और क्या है इस स्टार रेटिंग्स में, ये न कि खाली क्वांटिटेटिव देखता है बट क्वालिटेटिव ऑल्सो, कि खराब मार्केट्स में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, अच्छे मार्केट्स में कैसा किया है, उन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया, ये कैटेगरी को बीट किया है कि नहीं किया। तो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव रेटिंग्स होने से रिटेल इन्वेस्टर के लिए और ज्यादा जरूरी है कि वो और उसको अंदर में जाके देखें। बिल्कुल, लेकिन गजेंद्र जी, अगर अब मैंने 5 रेटेड फंड को खरीद लिया और आगे चल के उसकी परफॉर्मेंस में डिप हो गई और उसकी स्टार रेटिंग भी घट गई, तो ऐसे में क्या मुझे स्विच करने का निर्णय भी लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कविता जी। जैसे कि अगर 5 स्टार रेटिंग्स है फंड और आपने उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, कुछ कारण से अगर वो 4 स्टार में चला जाता है, तब ये कोई कारण नहीं है कि आप अपने फंड को स्विच करें, बिकॉज ये टेम्परेरी फिनोमेना हो सकता है। जस्ट लाइक एक क्रिकेट प्लेयर या कोई भी प्लेयर का फॉर्म कुछ मैचों के लिए खराब हो सकता है, बट अगर क्लास लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा है
तो आपको स्विच नहीं करना चाहिए। बट अगर बहुत जल्दी, अगर बहुत टाइम तक वो 4 स्टार से 3 स्टार में आ गया है, मतलब अगर उसकी रेटिंग डिप होते जा रही है 5 से 4, 4 से 3, 2, तो वो एक संकट का विषय है। तब आपको वो फंड डंप कर देना चाहिए अगर वो 3 स्टार बिलो चला जाता है। और अगर एज लॉन्ग एज 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार तक वो बने रहता है तो इट्स अ डिसेंट फंड। अगर उससे नीचे चला जाता है तो इट्स अ रीजन टू सेल द फंड। बिल्कुल गजेंद्र जी, अमूमन कहते हैं निवेशकों को कि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड खरीदिए, आप सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहिए, आप मिड कैप फंड से थोड़ा दूर रहिए, लेकिन अगर आपका लंबा नजरिया है तो आप मिड कैप फिर भी शामिल कर सकते हैं। ऐसे में जब पहली बार कोई निवेशक पैसे लगा रहा हो, फंड खरीद रहा हो, तो क्या वो थीमैटिक फंड, सेक्टोरियल फंड्स और मिड कैप में निवेश कर सकते हैं केवल स्टार रेटिंग को देखकर, या उसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना ही चाहिए, जब उन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा अनुभव आ जाएगा निवेश करने का, तब जाके वो इस तरह के फंड शामिल करें पोर्टफोलियो में? यस, बिल्कुल सही कहा आपने कविता जी कि फर्स्ट टाइम जो निवेशक है उसको सीधा मिड कैप से थीमेटिक फंड्स में नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो बहुत लुक्रेटिव दिखते हैं, अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी लगता है कि ये तो बहुत इजी रिटर्न बन सकता है। बट अगर समझे बिना उन्हें ये फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना चाहिए। सबसे पहले कम रिस्क वाले फंड्स में आए, बैलेंस फंड्स या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, जहाँ पे वो थोड़ी तरीके से समझ लें कि म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं, स्टार रेटिंग्स कैसे वर्क करती है, क्या फैक्टर्स को देखना चाहिए। जब वो 1-2 साल बाद कंफर्ट फैक्टर आ जाए, उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर वो धीरे धीरे अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ा सकते हैं और फिर वो मिड कैप्स में ले सकते हैं। अगर स्ट्रेट अवे वो मिड कैप्स या थीमेटिक फंड्स में जाते हैं और सीधा उनको अगर बुरा झटका लगता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, तो फिर उनको संभलना बहुत मुश्किल होता है और उनके लिए परमानेंट एक दिमाग में वो सेट हो जाता है कि नहीं, ये चीज रिस्की और ये मेरे लिए नहीं है। क्लियरली, तो अगर आप भी फंड खरीदने का मन बना रहे हैं या आप निवेश करने का मन बना रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो उसकी परफॉर्मेंस और उसके रिटर्न के साथ साथ आपको स्टार रेटिंग पर भी गौर करना चाहिए। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फंड की परफॉर्मेंस लगातार कुछ सालों में कैसी रही है। और अगर फंड की परफॉर्मेंस गिरे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर संयम से काम लेना होगा, पेशेंस से काम लेना होगा। अगर 3 के नीचे रेटिंग जाती है तब जाके आप फंड को स्विच करने का फैसला लें, लेकिन तब भी आप उसको उसके बाकी पैरामीटर्स पर चेक कर लें, उसके पियर्स के जो भी फंड्स हैं, उसी की तरह के जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक कर लें, उसके बाद ही फंड को स्विच करने का निर्णय लें। लेकिन यहां पे स्टार रेटिंग को ध्यान में रखकर ही आप फंड में निवेश करने का फैसला जरूर लें। योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहेंगे। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से। किशन सिंह राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, बताएं कहां से बोल रहे हैं आप किशन जी? नमस्कार मैडम जी, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मेडिकल इंश्योरेंस के लेके मेरा सवाल है। ओके। राइट नाउ मेरी एज 30 ईयर है। ठीक है। और मेरी वाइफ की एज है 25 साल और मेरा एक बेटा है, उसका एज है 4 साल। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अच्छी सी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकेगी? बिल्कुल। और भी कोई सवाल है आपका? आपके पास टर्म प्लान है? मैंने आपको मेल किया है, उसमें और भी एक सवाल इंक्लूड है कि मेरे फादर मदर को भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। अच्छा, उसी प्लान में? हाँ, उसी प्लान में, या कोई और उनके लिए इंडिविजुअल भी प्लान में ले सकता हूँ। आपने लिया हुआ है उनके लिए प्लान ऑलरेडी? हाँ, एक लिया हुआ है, लेकिन वो एक लाख का ही कवर। तो उन दोनों तो इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी है दोनों? हाँ, इंडिविजुअल नहीं, मेरे फैमिली फ्लोटर ही है। आपके पास फैमिली फ्लोटर है? हाँ, फैमिली फ्लोटर है, वो हम सबकी है, मेरे मदर फादर भी इंक्लूडिंग है। अच्छा, उसी में ही? ओके। इंडिविजुअली लेनी है मुझे अभी। बिल्कुल, आपको अपने माता पिता के लिए तो इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेनी ही चाहिए। उनकी कोई हेल्थ हिस्ट्री है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सेहत तो अच्छी रहती है। चलिए ठीक है। और कितने का आपका फैमिली फ्लोटर, आपने कितने सम एश्योर्ड का लिया है, क्या कवर है? मैं मदर फादर के लिए 3 से 5 लाख के बीच का एक कवर लेना चाहता हूँ और मैं अपनी फैमिली के लिए 3 लाख का फैमिली फ्लोटर भी लेना चाहता हूँ। चलिए किशन जी, आपको बताते हैं कि सही इंश्योरेंस का रास्ता क्या है आपके लिए। आपको अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चे के लिए एक फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए, जैसा कि आप सोच भी रहे हैं। और अपने माता पिता के लिए आपको अलग से इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए। इसमें एक तो ये होगा कि आप सभी को अगर फैमिली फ्लोटर के अंडर कवर करते हैं तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा, और दूसरा ये होगा कि आपके माता पिता को जो पर्याप्त इंश्योरेंस है वो मिल पाएगा। इसको और बेहतर तरीके समझते हैं हमारे आज के मेहमान से। गजेंद्र जी, क्या आप सहमत हैं यहाँ पर किशन सिंह को अपने परिवार के लिए, यानी अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एक फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए और अपने पेरेंट्स के लिए इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी? जी बिल्कुल
कविता जी, आपने सही कहा, दो अलग अलग पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है किशन जी, अभी आप 30 इयर्स के हैं तो आप अपनी वाइफ और बच्चों को एक कवर में ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं, इससे आपको कॉस्ट में काफ़ी फायदा होगा। दूसरी बात है, अभी जो आपकी एज है उसमें बीमारियां आने का चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू आपके पेरेंट्स हैं, तो फैमिली फ्लोटर में आपका वो क्या होता है, कॉस्ट डिवाइड हो जाता है। तो अभी आपको फिलहाल आपकी फैमिली के लिए इंडिविजुअल लेने की जरूरत नहीं है, बट ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स के लिए आप उनको अपने साथ शामिल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको शामिल करते हैं तो आपका प्रीमियम काफ़ी ऊपर चला जाएगा। उनके लिए सेपरेट पॉलिसीज होना चाहिए, और अगर हो सके तो मदर फादर के लिए अलग अलग पॉलिसी अगर मिल सके तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे दोनों को बीमारियों होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर फैमिली फ्लोटर होता है तो कहीं ना कहीं वो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है ना। दूसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जो भी पॉलिसी आप लेते हैं उसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप कम प्रीमियम वाली पॉलिसी चाहते हैं, कम बजट है आपका, तो फिर आपको वो पॉलिसीज लेनी पड़ेंगी जिसके अंदर कैपिंग होते हैं। आप अहमदाबाद में रहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो आसपास हॉस्पिटल्स हैं उनके रूम रेंट्स क्या हैं, आप ट्विन बेड शेयरिंग के लिए तैयार हैं क्या, या जनरल शेयरिंग के लिए तैयार है, या आपको सिंगल रूम चाहिए। अगर आपको सिंगल रूम चाहिए तो फिर आपकी जो रूम रेंट्स है वही 4-5 हज़ार रुपये पर डे के हो सकते हैं, तो वो जो 1 लाख की पॉलिसी है उसमें सफिशिएंट नहीं होगा। तो आपको आपके पेरेंट्स के लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 to 5 लाख का इंडिविजुअल कवर होना चाहिए। और अगर आप जैसे कि बजट पॉलिसी चाहते हैं तो उनमें लगभग उनका प्रीमियम साल का 15,000 के आसपास आएगा पर पर्सन पे, और वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। और दूसरी चीज़ है, अगर जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम्स थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, बट उनकी सर्विसेज थोड़ी बेटर रहती है, उनमें कोई कैपिंग नहीं होता है, एम्बुलेंस चार्जेस या डॉक्टर फीस वगैरह पे कोई कैपिंग नहीं होता है, मेडिसिन वगैरह पे, तो आप वो चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट एक फाइनल मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें आप उसको अच्छी तरह से समझ लें कि क्या होते हैं, बिकॉज हम बहुत बार देखते हैं दर्शक लोग पॉलिसी खरीद लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता मेन फीचर्स क्या है पॉलिसी के, और जब क्लेम आता है तब वो इधर से उधर भागते हैं और फिर वो प्रॉब्लम में आता है कि अरे मेरा ये क्लेम सेटल नहीं हुआ। तो ये चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मेन फीचर्स है उसको समझें और तभी आप डिसाइड करें कि क्या पॉलिसी लेनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर बजाज अलियांज सिल्वर हेल्थ और स्टार मेडी क्लासिक प्लान आपको रेकमेंड किया जा रहा है गजेंद्र की तरफ से, जो आप ट्राई कर सकते हैं। और अपने पेरेंट्स के लिए जब भी आप पॉलिसी लें तो टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसी के फीचर्स आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और साथ ही आपके फैमिली फ्लोटर पर भी आप इन्हीं सब पैरामीटर्स पर गौर करके कोई भी प्लान लें। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ प्रणव है फोन लाइन पे। नमस्कार। हेलो। हाँ प्रणव, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या सवाल है? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि अभी फिलहाल मेरे पास 2 SIP चालू है, एक UTI डिविडेंड यील्ड फंड है 2,000 रुपए का, और एक HDFC इक्विटी फंड है 5,000 रुपए का। और मैंने एक यूलिप भी लिया है इंश्योरेंस, वो भी UTI का है जो 1 लाख के लिए है 10 साल के लिए। तो ये जानना था कि इसमें मैं ये तीनों में मैं कंटिन्यू करूं या इससे बाहर हो जाऊं। कोई खास वजह आपने निवेश के लिए यूलिप प्लान्स को चुना? उसमें एक्चुअली इंश्योरेंस भी रहता है इसलिए किया है, मतलब मेरा ऑलरेडी LIC का 2 पॉलिसी है, जीवन आनंद और एक जीवन तरंग। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी, जब आप इंश्योरेंस में निवेश करते हैं तो आप इस तरह के प्लान से मेंटेनेंस कॉस्ट भी देते हैं एक तरह से, जिससे कि आपका प्रीमियम ज्यादा होता है और उसके मुताबिक आपको जो सम एश्योर्ड है वो कम मिलता है। लेकिन इसको आपको हम समझाएंगे बेहतर तरीके से इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने प्रणव का सवाल लिया है, जिन्होंने UTI डिविडेंड यील्ड फंड और UTI यूलिप में पैसे लगाए हुए हैं, और इन्होंने 10 साल का ये प्लान लिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले गजेंद्र जी, अगर मैं UTI डिविडेंड यील्ड फंड की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्या ये अंडर परफॉर्मिंग फंड रहा है, और उस लिहाज से देखा जाए तो क्या वाकई अपने बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न दिया है इसने? रेटिंग्स के बारे में, तो ये क्लासिक एग्जांपल है। कुछ लास्ट सालों से ये फंड काफ़ी लैगिंग इनका परफॉर्मेंस रहा है, ये अभी फिलहाल 2 स्टार रैंकिंग है। तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है बेंचमार्क की जस्ट।
यहाँ लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे कि गजेंद्र जी बता रहे थे, यहाँ पर 2005 में ये जो यील्ड फंड है ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसने रिटर्न अब तक केवल 16% का ही दिया है और ये एक तरह से अंडर परफॉर्मर रहा है। आपको बता दें यहाँ पर प्रणव जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपको इस फंड से निकलने की ही सलाह हम देंगे। और जहां तक आपके यूलिप प्लान की बात है, देखिए यूलिप प्लान अगर आप काफी लंबी अवधि के लिए किसी गोल या लक्ष्य को अगर आप टाइप करके रखते हैं तभी आप यूलिप प्लान में निवेश करें, समझदारी है। वरना इस तरह के प्लान्स में आप जो मेंटेनेंस कॉस्ट देते हैं उसके मुकाबले आपको रिटर्न काफी हद तक कम मिलता है। लेकिन अगर आपके प्लान की हम बात करें, ये एक बैलेंस फंड है जहां पे आपने निवेश किया हुआ है, 60% डेट में जाता है, 40% इक्विटी में जाता है, लेकिन फिर भी इस फंड ने आपको लगभग 10 से 12% तक का रिटर्न देने की क्षमता दिखाई है। लेकिन फिर भी आपको हम कहेंगे कि अपनी निवेश रणनीति को आप थोड़ा और बेहतर तरीके से हमें समझाएं। अगर आप मुझे सुन सकते हैं प्रणव, तो मुझे ये बताइए, आपने जो लक्ष्य आधारित किए हैं अपने लिए, जो डिसाइड किए हैं, वो क्या है? वो यूलिप मैडम मैंने दोनों मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और वो जो इसका पैसा जनरेट हुआ है वो एक्चुअली एक HDFC टैक्स और फंड है जिसमें मैंने लमसम मनी डाला था 50,000, तो वहां से जनरेट होकर इसमें डाला है। अच्छा, तो अभी मेरे पास HDFC इक्विटी का भी SIP है और HDFC टैक्स है, और मैं लमसम अमाउंट 50,000 भी मैंने डाल के रखा है। आप किस गोल के लिए ये निवेश कर रहे हैं? अभी मेरा रिसेंटली शादी हुआ है, तो दोनों भी मैंने जितना भी है, एक तो चिल्ड्रंस एजुकेशन और उनके मैरिज के लिए किया है। ठीक है, देखिए UTI डिविडेंड यील्ड फंड में से आपको निकलने की सलाह हम दे रहे हैं। उसके बजाय आप कोटक सिलेक्ट फोकस फंड या तो ICICI प्रू वाली डिस्कवरी फंड में निवेश कर सकते हैं। गजेंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, यहाँ पे इनका जो यूलिप प्लान है वो उसके बारे में आप बताइए, इनको क्या करना चाहिए। फिलहाल यील्ड फंड में से तो इनको निकलने की सलाह हमने दे दी है। या बिल्कुल। जो ये यूलिप प्लान है कविता जी, ये बिल्कुल अलग प्लान है। ये सबसे पहली बात है, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का यूलिप प्लान है, ये इंश्योरेंस कंपनीज का नहीं है, और ये इकलौता यूलिप प्लान है म्यूचुअल फंड में। ये लास्ट 40 साल से ये प्लान है। तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है ये काफी कम है, क्योंकि ये सेबी से रेगुलेट होता है। तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है 2-2.25% का एक्सपेंस रेशियो होता है साल का, तो बहुत कम है। और उस हिसाब से देखें तो ये एक नॉर्मल बैलेंस फंड है, 60% डेट में है और 40% इक्विटी में है। और दूसरी बात यह है कि बिकॉज इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है तो इसलिए इसका परफॉर्मेंस ठीक है, और इसमें आपको नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस भी मिलता है एज ए कवर, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल। और ये 10 ईयर्स का प्लान है, तो 10 ईयर्स में आपको हर साल प्रीमियम देना पड़ता है, और रफली आप 10 से 12% इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स रिटर्न टैक्सेबल होंगे, बिकॉज इसका जो टैक्सेशन है वो डेट फंड की तरह है। तो आपको जो भी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जब भी आपका ये विड्रॉ करेंगे, बट आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं फिलहाल। चलिए, तो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी UTI डिविडेंड यील्ड फंड में से निकल जाएगी और कोटक सिलेक्ट फोकस फंड या ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में निवेश करने की सलाह आपको दी जा रही है। प्रणव, ये आपके सवाल का जवाब है जो हम दे रहे हैं योर मनी में, और गजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन, आपकी लाइफस्टाइल या किसी भी चीज जुड़ा हुआ है जो फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई है, तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ ट्विटर ID @kavita.th या फिर mf@moneycontrol.com पर आप हमें ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। नमस्कार।